सैयद AR नकवी एडवोकेट हाई कोर्ट, मरकजी मुस्लिम लीग नई सियासी पार्टी जिसका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ मैं, और आज लाहौर में सदर मोहतरम हमारे खालिद मसूद संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं इल्तमास करूँगा इनसे कि वो अपने ख्यालात का इजहार आपके साथ करें और इस प्रेस रिलीज को जो है वो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में बेशुमार सियासी पार्टियां अपने अपने अंदाज में काम कर रही हैं, लेकिन मुल्क में सूरत हाल ये है कि हमारे अवाम फेडअप हो चुके हैं सियासी निज़ाम से। मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, और कोई उसका हल जो है किसी के पास नहीं है, ना उसका हल हुआ। आज निज़ाम इंसाफ की तरफ देखें तो कोई बंदा मुतमईन नहीं है कि उसको इंसाफ मिला। जिसके हक में फैसला होता है वो भी परेशान होता है, और जिसके खिलाफ फैसला होता है वो भी परेशान होता है। निज़ाम तालीम को देखें तो उसमें लोग जब बच्चे उनके घरों में पैदा होते हैं तो वो समझते हैं कि अल्लाह ने हमें नेमत और रहमत अता, लेकिन जब वो मुआशी हालात को देखते हुए, मामलात को देखते हुए, उनको देखते हैं, सोचते हैं कि इनको स्कूलों में हमें तालीम करवानी है, तो वो परेशान और खौफजदा हो जाते हैं। आज लोग आटे के लिए सड़क पर मारे मारे करते हैं, रोजगार के लिए लोग परेशान हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? हम 1947 में आज़ाद हुए, उस वक्त हमारी पॉलिसियों के मुताबिक, उस वक्त हमारी ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक, उस वक्त हमारे जो निज़ाम हुकूमत में लोग थे, बाहर के लोग हमसे एडवाइस लेते थे। हमने बहुत से मुल्कों की मदद की, हमने बहुत से लोगों को कर्जे दिए, लेकिन वक्त गुजरता गया और हम मकबूज होते गए। हमारी पॉलिसियां जिन पर अमल करके लोगों ने फायदा उठाया, आज वही हमारी पॉलिसियां वो हमारे गले का फंदा बनती जा रही है। सवाल यह है कि क्यों? इन्हीं सवालों को सामने रखते हुए हमने सोच फिक्र के मुताबिक दोस्तों से मुशावरत की, जिसमें बेशुमार वकालत की तादाद मौजूद थी, जिसमें बहुत से पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और माशरे के दूर अंदेश लोग, सोच विचार करने वाले लोग सारे बैठे थे। तो उसमें हम इस मुशावरत पर पहुंचे, इस नतीजे पर पहुंचे मुशावरत के बाद कि हम एक नई सियासी जमात की तश्कील नौ करें, ताकि लोगों को कोई रास्ता बताया जा सके, लोगों को किसी तरफ लेके उनके हक के लिए जद्दोजहद किया जाए। आज मुल्क में बेशुमार सियासी पार्टियां अपना अपना मंशूर रखती है, अपने अपने मामलात हैं। मैं किसी पे ये तनकीद नहीं कर रहा कि किसी के मंशूर में कोई नक्श है या किसी पार्टी का जो एजेंडा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन सवाल तो अमल की है। आज जितनी साबका और मौजूदा पार्टियां जो किसी न किसी तरीके से हुकूमत में रही, हुकूमत में हैं, आप देखें तो एक बात आपको सामने बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि इस मुल्क के खजाने तो खाली होते रहे, लेकिन उनके खजाने भरते रहे। आज मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर उनका रहन सहन,
उनके वसाइल, उनके दौलत, जो उनकी ज़ाहरी वसाइल हैं उससे कई गुना बड़ी है, कई गुना ज्यादा है। आज एक डिप्टी कमिश्नर पकड़ा जाता है तो उससे अरबों खरबों रुपया पैसा बरामद होता है। आज एक सियासतदान पकड़ा जाता है तो उससे करोड़ों डॉलर मिलते हैं। आज एक सेक्रेटरी पकड़ा जाता है तो उसको उसकी दौलत का हिसाब नहीं है कि वो कहाँ से आई। वो किसी न किसी तरीके से बड़े मौजूद शहरी बनकर फिर आपके सामने आ जाते हैं। सवाल ये है, क्या ये निजाम इसी तरह चलता रहेगा, और अगर चलेगा तो कब तक? हर मुल्क खाने से टूटते नहीं, खाने से खत्म नहीं होते, लूटने से खत्म। हमने इस लूटपाट को जब तक रोका ना, जब तक ये लूटपाट कायम रही, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। हमें लोगों को उनके हकूक देना होगा। मैंने इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह बात की थी कि आईने पाकिस्तान में शहरियों के हुकूमतों के हकूक और फ़राइज़ बता दिए गए। गवर्नमेंट्स का काम ये होता है कि उस पर अमल करें। हम 18वीं तरमीम को लेकर सूबे खुश हैं, इस हवाले से हमें अख्तियार मिल गए, लेकिन वो सूबे वही अख्तियार आगे अपने बल्दियाती इदारों को देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जब तक हम अपने बल्दियाती इदारों को वो हकूक नहीं देंगे, बल्दियाती इदारों को रेगुलेट नहीं करेंगे और अवाम को उनके हकूक जो आइन देता है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। रियासत उस वक्त आगे बढ़ती है जब शहरी ये सोचते हों कि रियासत उनके मफाद में काम कर रही है। हुकूमतें रियासत की नुमाइंदा होती है। आज जो मीडिया में सियासी पार्टियों ने जिस तरह की गलीज गुफ्तगू और जो गंदी सियासत शुरू की है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी का घर महफूज नहीं है, किसी की खान की जिंदगी वो महफूज नहीं है। एक दूसरे पे इस तरह के इल्जामात शायद मुआशरे में कभी किसी मुआशरे में आपने ना सुने हो, ना देखे। क्या इन इल्जामात को आगे बढ़ा के हम मुआशरे में तरक्की कर सकते हैं? क्या इस तरीके से हम लोगों के इखलाक को बेहतर कर सकते हैं? आंसर नो है। हमेशा आप बाइखलाक होकर ही इखलाक को आगे बढ़ा सकते हैं। आप बाइखलाक मुआशरा उसी वक्त कायम कर सकते हैं जब आप बाइखलाक, जब आप लोगों को गालियां निकालें, लोगों को के घरों को तबाह करें, लोगों को घरों के मामलात को मीडिया के सामने उजागर करें, वो बातें जैसे इस कौम का कोई तल्लक नहीं है, किसी की फैमिली लाइफ, किसी के बाकी निजी मामलात से इस कौम को कोई वास्ता नहीं है। इस कौम को सिर्फ इस बात का तल्लक है कि जो अमानत आप लोगों को दी गई, क्या वो अमानत में आपने ख़यानत की या पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को वो वसाइल, वो हकूक दिए गए जो उनका हक। जब हम ये भी देखते हैं तो इसी नतीजे को पहुंचते हैं कि इसका जवाब तो नफी है। आज किसी मुल्क से हमें कर्जा मिलने की उम्मीद होती है तो हम छलांगे लगाते हैं। मैं किसी एक पार्टी की, एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा। मैं कई दहाइयों से, कई इशरों से, कई सालों से ये बात खुद भी देखता हूँ और माशरे के चीजों को ऑब्जर्व भी करता हूँ। इस दौड़ में होते हैं कि हमें इन शराइत पे वो कर्जा दे रहा है और उन शराइत पे हमें खुद कर्जा दे रहा है।
تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ قرضے لے لے کے ہم اس ملک کو چلا سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ قرضے لے کے ہم نے واپس بھی کرنے ہیں، اور کس طریقے سے واپس کرنے ہیں؟ وہ جب تک ہم خود انحصاری کی پالیسی پہ عمل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اس دائرے میں نہیں لائیں گے جو خود انحصاری کی طرف جاتا ہے، ہم لوٹ مار بند نہیں کریں گے، تب تک آپ یاد رکھیں۔ ابھی آپ سب لوگ ماشاءاللہ بہت باخبر ہے، میڈیا والے بھی ہیں، باقی سب لوگ بھی، کہ ملک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ افواہ میں یا یہ معاملہ کیوں؟ کیا اس وقت جب ہم ہندوستان تقسیم ہوا اور ہم علیحدہ ہوئے، اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت تو ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اتنا عرصہ جو ملک چلا تو ہمیں کبھی یہ خطرہ سامنے نہیں آیا، یا ہم نے کبھی یہ خطرہ محسوس نہیں کیا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو آج دنیا کے ممالک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کی اتنی جائیدادیں باہر ہیں، اس کی اتنی باہر ہے، اس پارٹی کے لیڈروں کی اتنے معاملات اس ملک سے باہر ہیں، اتنے اس ملک میں چل رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی ہم نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس ملک کو صرف اور صرف لوٹا گیا ہے۔ جو ہمیں قرضے ملتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ قرضے عوام کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرضے حکمرانوں کی شاہ خرچیوں کے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ ان کے لوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم آج بھی سوچ کو بہتر کر کے مثبت انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے فضل سے ہم آج بھی اس ملک میں بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ مختلف آفسز میں گئے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں 2-2 ٹن کا اے سی چل رہا ہے، چلر چل رہا ہے، وہاں کمرے میں بیٹھا بندہ کوئی نہیں ہے اور وہ کوئی بھی گھنٹے جا رہا ہے۔ جب قوم میں احساس زیاں جاتا رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سب کچھ لٹ گیا ہے، کچھ باقی نہیں بچا۔ ہم نے یہ باتیں ساری دیکھ کر سوچ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ایک نئے ولولے کے ساتھ، نئے سوچ کے ساتھ ہم ایک پارٹی کو تشکیل دیں جو معاشرے میں لوگوں کو آگاہی دے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے معاملات کیا ہیں، اور کون سا آپ نے جو قرض دیا ہے جو آپ تک پہنچا ہے، کون سا نہیں، کون سا دیا ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو میں آج باقی بہت ساری باتیں میں اسلام آباد پریس کانفرنس کرتا ہوں۔ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ہمارا اسٹانس یہ ہے کہ جب تک ملک میں بلدیات قائم نہ ہو اس وقت تک معاشرے میں بنیادی سطح پہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ آئین کے مطابق وزیروں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا کام قانون سازی ہے، آئین سازی ہے، ترامیم کرنی ہوتی ہے، نئے قانون بنانے ہیں اور ملک کے لیے پالیسی وضع کرنی ہوتی ہے کہ تاکہ ملک کو بہتری کی طرف لے جایا جائے۔ یہ جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں آج پتہ چلتا ہے وہاں وزیر اعظم افتتاح کرتا ہے، پتہ چلتا ہے وہاں وزیر اعلیٰ افتتاح کرتا ہے، وہ منصوبہ جو ہے فلاں منسٹر کی طرف چلا گیا، فلاں کر رہا ہے۔ یہ سارے پروجیکٹ جتنے بھی ہیں یہ پوری دنیا میں جہاں بھی آج آپ دیکھیں ماڈرن ڈیموکریسی ہے تو وہاں یہ سارے بلدیات کے کام ہیں۔ جب ہم بلدیات کو اس کا 18ویں ترمیم کے مطابق حق دے دیں گے
जब हम सिंध में देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, और KPK में भी देखते हैं, ये वो तीनों सूबे वो हैं जहाँ मुख्तलिफ जमातों के हवाले से जो उनकी अक्सरियत पाई जाती है, ये किसी न किसी तरीके से मिलाएंगे। तो तीनों जमातों ने अपने ही बल्दियाती निज़ाम को जो उन्होंने कायम किया, उनको वो फंड्स जो उनको देने चाहिए थे वो नहीं दिए। वो हकूक जो 18वीं तरमीम के मुताबिक बल्दियात को मिलने चाहिए थे नहीं मिले, और वो इसलिए नहीं मिले कि अगर वो वजीर के किताबें रहेंगे, अगर वो वजीर आला किताबें रहेंगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर किताबें रहेंगे, तो नेचुरली वो पैसे नीचे लोगों तक पहुंचने की बजाय ऊपर से ऊपर चले जाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने 2-3 चीजों को रखूंगा। एक, हमारी पॉलिसी ये है, हमारा फोकस ये है कि हम सियासत में खिदमत करें, और खिदमत जो है वो सिर्फ और ये जरूरी नहीं कि वो हुकूमत से हो, आप अपने रवैये से, अपने तरीके से, आप बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम रूटीन में कर सकते हैं, सिर्फ आपने अपने माइंड सेट को बल्दियाती निज़ाम वाहिद निज़ाम है जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल उनके घरों में, उनके मोहल्ले में हल कर सकता है। मुझे याद है, मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि मैं, वो ब्रिटिश नेशनल थे, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाके उनकी जो कौंसल है बल्दियात की, वहाँ अपना दराज कराया कि मुझे मकान और कमरा चाहिए, और ये उनके नेशनल थे। तो शाम को मैं जब उन्होंने बताया कि फलां जगह पे आपका जो आपने मकान लिया है आप चले जाएं, शाम को बिजली, पानी, हर चीज वहाँ पे वो मीटर ला के फैसिलिटी उन्होंने दे दी। जब उनको बताया कि मैं वहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ, तो उन्होंने वो रिमूव कर दिया, जो बिल था, जो मामला थे, वो सारे तैयार कर दिए। तो अगर ये निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो जो बंदा आज एक बिल के लिए, एक मीटर दुरुस्त कराने के लिए, बिल दुरुस्त कराने के वो हाई कोर्ट में रेट करता है, सूट फाइल करता है, अगर बल्दियाती निज़ाम दुरुस्त हो तो वो शायद उसके वो मामला वहाँ ध्यान दें, और ये सिर्फ और सिर्फ ये खिदमत से हो सकती है। हमारी सियासत मुआशरे के अखलाक को बेहतर करना है, और हमने किसी की आज जो मीडिया मुश्किल चल रही है, गालियां निकल रही हैं, लोगों के इस तरह के इल्जाम हैं कि जो मीडिया के सामने बयान नहीं किए जा सकते, हमने उसको बाखलाक अंदाज में उसका जवाब देना है। हम मुआशरे में बेहतर सोच के लिए, बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने के लिए आपके पास अपना प्रोग्राम लेके हाथ में अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन में हमारा मुल्क दुनिया में मुख्तलिफ मुल्क हैं जिनके आइन में किसी में लिखा है कि वो वेलफेयर स्टेट है, किसी के में लिखा है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन हमारे आइन में लिखा है इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट सिर्फ कलमा पढ़ लेने से ही इस्लामिक स्टेट नहीं होती, इस्लामी नुक्ता नज़र, तर्ज जिंदगी अपनाने में इस्लामिक स्टेट। हम आज अगर देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा तर्ज जिंदगी वो है? क्या इस्लाम में जो दिए हैं दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है, औरतों बच्चों के साथ जो सलूक करना सिखाया है, क्या आज हम अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में उनको दे रहे हैं? आज हमारे बच्चे, आज हमारी खवातीन अफसर है कि पता नहीं बाहर निकलेंगे क्या होगा। तो हमें इस्लामिक स्टेट में रहते हुए इस्लामिक और इस्लामिक स्टेट के कुछ शहर जो पीड़ितों को भी हकूक देता है, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, और जो वहाँ की अक्सरियतें हैं उनके लिए भी जो है वो
मुतय्यन करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी पार्टी जब इक़्तिदार में आए और उससे पहले जब हम वाशे में होंगे तो हम उन हकूक़ और ख़्वाहिश का प्रचार करेंगे और उनको लेके ये स्वीडन में कुरान पाक को जलाने का जो वाक़या है, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में किसी भी मजहब की तौहीन जुर्म है। किसी भी मजहब को जो है वो मलाउ नहीं किया जा सकता। किसी भी मजहब को आप ये नहीं कह सकते। आप अपनी बात तो कर सकते हैं कि हम सच्चे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा बिलीफ ये है, मेरा फेथ ये है, मैं उसमें ये मेरी राय जो है वो मैं अपनी राय पे पेश कर सकता हूँ, मैं किसी पे अपोज नहीं कर सकता। लिहाजा ये जो स्वीडन में ये जो कुरान पाक को जलाए जाने का वाक़या है, ये बुनियादी तौर पर वो नफरत है जो अपनी बात को लोगों पे बोझ करना चाहते हैं, किसी को उसके मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक नहीं देते, लोगों के जज्बात से खेलते हैं और इस दुनिया में अनारकी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हम हैसियत मुसलमान और हैसियत पाकिस्तान और हैसियत आज इसको ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं, आज इस बैन अवी माशरे का शहरी होने की हैसियत से हम इसको कंडेम करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि यूएनओ इस तरह के मामला में आंखें बंद करके ना बैठे। यूएनओ कोई जहाँ पे उनके तीन वोटर्स होते हैं, मामला होते हैं, वहाँ तो एक मिनट में जो है एक्शन कर रहे हैं और जहाँ अरबों आबादी के जज्बात मजबूत होते हैं वहाँ उसके यूँ कर रही है। तो मेरा मुतालबा है अपनी पार्टी के सदर की हैसियत से, अपनी पार्टी के मुशावरत के साथ मेरा ये मुतालबा है कि इस तरह के वाक़यात को रोका जाए, बैन अवी सतह पर इसकी कानून साजी की जाए और ताकि आइंदा कोई इस तरह की जुर्म ना करे। अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी तक अपना जो भी बताया मेरा ख्याल है कि मैंने जो बड़ी बड़ी दो तीन बातें थी वो मैंने बयान कर दी। मैंने अर्ज किया कि सियासत इखलाक के साथ सियासत हमारे पॉलिसी के मुताबिक हम खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पे अमल करेंगे। उसका एक ही तरीका है, आज हम बहुत सी चीजें फजूल करते हैं जिसका सच्ची बात यही है कि कोई इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम अपनी डेली लाइफ को बेहतर अंदाज में ले जाएं और कर्जे लेने की बजाय खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पे अमल करें तो मेरा ख्याल है कि इस गर्दाव से हम निकल सकेंगे। दूसरा, लोगों के हकूक के हवाले से हमारा फोकस बल्दियात पे है कि अगर लोगों को बल्दियात का निज़ाम बेहतर हो जाए तो यकीन करें कौमी और सूबाई हुकूमतें भी बेहतर होगी। जब वो लीडरशिप जो नीचे से ट्रेन होकर लोगों के मामला को समझ के जब आगे आएगी, एक्सपीरियंस होगी, तो वो बेहतर रिजल्ट देगी। जिनको लोगों के मसाइल का पता होगा जो ग्रास रूट लेवल से आएगी। माशी हवाले से तो मुल्क का जो हाल है वो उसका तो मैंने तस्का दी कि हम जब तक कर्जे लेने की पॉलिसी पे अमल करेंगे तो कब तक लेंगे, अब कोई हमें दे नहीं रहा। और अब हमारे बहुत से अदारे पहले से गिरवी हैं, अब हमारे पास दो चीजें गिरवी देने के लिए रह गई। मैं महसूस करता हूं कि अगर आज हम ना उठे और हम इस पे काम शुरू ना किया और खुद इंसानी की पॉलिसी ना आए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी गिरवी देना पड़े।
پارٹی کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال سے نکال سکے؟ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ جب بنی تو ایک مرتبہ مایوس ہو کر چلے گئے، پھر واپس آ گئے۔ بات یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس پہلے فارمولا نہیں تھا یا دوبارہ فارمولا آیا، بات یہ تھی کہ جب لوگ خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ جڑ جائیں، آ جائیں، تو سب سے اہم چیز خلوص نیت ہے اور بددیانتی کو چھوڑنا ہے۔ ہم اگر بددیانتی کو چھوڑتے ہیں، آپ ہم سب عام لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جب بھائی معمولی کام کرتے ہیں تو ترقی کرتے ہیں، اور وہ اچھے والے جب ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں تو نسلی کی طرف جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا مسئلہ مہنگائی شاید نہ ہو، ہمارے غربت شاید نہ ہو، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحثیت قوم ایمانداری سے ہاتھ پیچھے پھینک چکے ہیں، تو ہمیں واپس آنا ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ لوگ، میں جو عرض کی تھی نا کہ لوگوں کو اخلاقی اعتبار سے بہتر کرنا ہے، لوگوں کو اس طرف لے کے جانا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ہمارے ملک میں عیسائی رہتے ہیں، یہی سب کچھ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دور سے پہلے یہاں نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی وہابی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، سب لوگ بڑے اطمینان سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ لیکن ایک ایسا دور آیا پھر یہاں قتل و غارت شروع ہو۔ آج بھی ہم اسی امن کے ساتھ، اسی معاہدے کے ساتھ، اسی خلوص نیت کے ساتھ اکٹھے ہو کے اس گرداب سے نکل سکتے ہیں۔ سر، آپ نے کرپشن کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا جو چیز پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں، ایسے ادارے ہیں جو کرپشن کے خلاف کام بھی کرتے ہیں اور تنخواہیں بھی پاتے ہیں عوام کے ٹیکسز سے، اور عوام کے حق میں بولتے بھی ہیں اور کرپشن کے خلاف بھی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ شاید یہی ہے کہ ہم بحیثیت ہجوم یا قوم جو بھی کہہ لیں، ہم سب کرپٹ ہو چکے ہیں۔ تو کیا کرپشن کے خلاف کوئی متحرک کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ آپ کسی کی سوچ بدل دیں تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب تک سوچ نہیں بدلتی اس وقت تک کچھ نہیں بدلتا۔ انسان کو آپ بند کر دیں، کمرے میں ڈال دیں، جیل میں ڈال دیں، اگر وہ سوچ کے اعتبار سے آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو وہ کبھی نہیں چلے گا۔ اگر وہ سوچ بدل دیتا ہے، اس کی سوچ بہتر ہو جاتی ہے کہ میں نے اس دنیا میں نہیں رہتی، صرف ایک لمحے کی بات ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کسی کو یہ یقین نہیں کہ ہم اگلے لمحے کیا ہونا ہے، تو تھوڑی سی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جن لوگوں کی نشاندہی کی وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے وسائل تو اب ان کے جو ظاہری تنخواہ یا باقی معاملات سے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور وہ جو رکنے والے ادارے ہیں انہیں کے وہی کرپشن کے ثبوت ان کے خلاف آپ لوگ اجاگر کرتے ہیں۔ تو جب ہم نیت کو درست نہیں کریں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے یہ لوٹ کے اکٹھا کر لینا ہے، تو پھر معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی، معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کو بدلنا ہوگا، اور سوچ کو بدلنے کے لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں ریاست قائم کی تو کئی گروپ تھے، تو یہ نہیں ہوا کہ پہلے ریاست قائم کر لی اور اس کے بعد لوگوں کو تبلیغ شروع کر دی۔ پہلے لوگوں کو قائم، بے شمار لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا، بے شمار لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ تائید کی اس بات۔ جب لوگوں کے مزاج، لوگوں کے ذہن اس بات کو سمجھ گئے کہ اسی میں ہماری فلاح ہے، تو پھر ریاست قائم ہو، اور پھر وہ ریاست پوری دنیا میں آپ نے اس کا نقشہ دیکھا وہ کس طرح چلی۔ آج وہ کوئی اتنے بہت سے اعلیٰ لوگ نہیں تھے، مکہ میں
आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले ये काम शुरू किया और उसके बाद दूसरे मिलते गए, साथी मिलते गए। मैं कतन ये नहीं कहता कि हम कल आने वाले इलेक्शन में या एक साल में ये हम इस मुल्क का नक्शा बदल देंगे। इसके लिए मेहनत की जरूरत है। मैं एक बात आपसे जरूर कहूँगा कि हम खुलूस नियत से हम कोशिश करेंगे और मुझे अल्लाह के पूरी उम्मीद है कि जब हम अपने आप को ठीक रखेंगे, आप खुद लोगों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे अपने किरदार के साथ, तो अल्लाह के फजल से यहाँ बेहतरी आ जाएगी। शुक्रिया। सर, ये एक सवाल है कि उन्होंने आगे काफी सारी मुस्लिम लीग है, तो ये मरकजी मुस्लिम लीग उनका हिस्सा है। मैंने कहा आगे काफी ज्यादा मुस्लिम लीग बनी हुई है, तो ये क्या मरकजी मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग उनका हिस्सा है कि ये कोई अलग जमात है? ये ना मुझे जिस तरह मेरे इस भाई ने सवाल किया ना, इस्लामाबाद में मुझे यही सवाल किया गया कि आपने जो बातें की उससे जाहिर तौर पर, चूँकि वहाँ फर्जियात के हवाले से मेरा प्रोग्राम था, तो बातें की तो वो बातें आपने जो की वो जाहिर तौर पर ऐसा लगता था कि जैसे किसी एक पार्टी को मतलब सपोर्ट करती। हालांकि मेरा मुतालबा चूँकि इलेक्शन के हवाले से था, तो इसलिए वो मेरे भाई ने ये समझ लिया, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताएंगे कि नून लीग और उसके हवाले से वोट बैंक के हवाले से तकसीम करने के लिए ये आपकी पार्टी है और ये पीटीआई के हवाले से कि आप पीटी वगैरह है। मेरा उस वक्त भी यही जवाब था, आज भी मैं यही अर्ज करूँगा कि इंसान दुनिया में आज़ाद पैदा होता है, जो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भेजता है, उसके बाद साहबा उसके बाद पाता है जिसको रहता है। तो कुछ लोग किसी की सोच फिक्र के साथ मिलकर चलते हैं, उसके पीछे चल जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने अपने रास्ते को मुतय्यन करना है, तो हमने फैसला किया कि हमने अपने रास्ते से मुतय्यन करना है, हमने खुद रास्ता निकालना है। लिहाजा मेरा ना किसी नून, ना किसी गुलाम, ना किसी हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं है। हमारी एक इंडिपेंडेंट जमात है जिसका नाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है। हमारा बुनियादी मंशूर उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इक़्तिदार हासिल करके खिदमत करना चाहते हैं, हम मुआशरे में खिदमत करके इक़्तिदार